कभी सोचा है कि सर्दियों में जो बारिश होती है उसका किसी पुराने साम्राज्य के बनने या बिगड़ने से कोई कनेक्शन हो सकता है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना। पर आज हम इसी छुपी हुई कहानी को खोलने वाले हैं। तो ये जो सवाल है ना, ये हमें भारतीय उपमहाद्वीप की दो बिल्कुल अलग-अलग कहानियों के बीच ले जाता है। और ये कहानियां, देखिए, दिखने में जितनी अलग हैं, असल में उतनी ही गहराई से एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो बात यह है कि भारतीय उपमहाद्वीप में ना भूगोल, मतलब ज्योग्राफी, एक छुपे हुए आर्किटेक्ट की तरह काम करता है। और इसे समझने के लिए हम दो किस्से सुनेंगे, एक जो आसमान में लिखा गया है और दूसरा जमीन पर। चलिए अपनी पहली कहानी के लिए चलते हैं आसमान में, जहां हवा की एक बहुत ही ताकतवर धारा बहती है। और यही वो धारा है जो उत्तर भारत तक, समझिए, जिंदगी देने वाला पानी लेकर आती है। ये आसमान की नदी, जिसे जेट स्ट्रीम कहते हैं, ये साल भर हिमालय के नॉर्थ साइड में बहती रहती है। लेकिन सर्दियों में कुछ ऐसा होता है कि इसका रास्ता बदल जाता है और इसका असर लाखों लोगों की जिंदगी पर पड़ता है। तो होता क्या है, देखिए, इसकी शुरुआत होती है सूरज के दक्षिण की तरफ खिसकने से। जैसे ही ये होता है, ये जेट स्ट्रीम भी दक्षिण की ओर खिसकती है और सीधा जाके टकराती है हिमालय से। अब ये पहाड़ इतने ऊंचे हैं कि वो इस धारा को दो हिस्सों में चीर देते हैं। और जो दक्षिणी शाखा है, वो भूमध्य सागर यानी मेडिटरेनियन सी से नमी उठाती है और सीधा भारत में ले आती है। और बस यहीं से होती है वो जरूरी बारिश और बर्फबारी। और यहाँ एक बहुत मजेदार बात है, ये एक ही मौसमी घटना है, लेकिन ये अपनी नमी दो बिल्कुल अलग अलग शक्लों में पहुंचाती है। हिमालय के ऊंचे पहाड़ों पर ये गिरती है बर्फ बनकर, और वहीं उत्तरी मैदानों में ये बरसती है बारिश बनकर। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि ये सर्दियों की हवाएं सिर्फ मौसम नहीं है, ये तो पूरे इलाके की खेती और पानी की सुरक्षा की रीढ़ हैं। सोचिए, सेब के बागों से लेकर गेहूं की फसलों तक और गंगा यमुना जैसी नदियों को गर्मियों में भी जिंदा रखने तक, सब कुछ इन्हीं हवाओं पर टिका है। अच्छा, तो ये तो हुई आसमान की कहानी। अब आसमान से उतरते हैं और चलते हैं समुद्र की तरफ। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे एक बिल्कुल अलग तरह की हवा ने दक्कन में बसे एक साम्राज्य की पूरी किस्मत ही बदल दी। वही दक्कन जो उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक पुल जैसा था। उस जमाने का दक्षिण भारत वाकई एक खजाने की तरह था। मसाले, चंदन, सोना, मोती, मतलब वो सारी कीमती चीजें यहां थीं जिनकी पश्चिमी दुनिया, खासकर रोम में, जबरदस्त मांग थी। इस खोज से पहले समंदर से व्यापार करना बहुत ही धीमा और खतरनाक काम था। जहाज बस किनारे किनारे ही चलते थे। लेकिन फिर 47 ईस्वी में एक नाविक ने मानसूनी हवाओं का पैटर्न खोज निकाला, और बस इस एक खोज ने सब कुछ बदल दिया। हिंद महासागर रातों रात एक ट्रेड सुपर हाईवे बन गया। इस खोज का नतीजा ये हुआ कि दक्कन के जो साम्राज्य थे, जैसे सातवाहन, वो दुनिया के सबसे मुनाफे वाले व्यापार के एकदम सेंटर में आ गए। सोना, खासकर रोमन सोना, पानी की तरह बहकर यहां आने लगा। लेकिन देखिए, बाहर से आने वाला ये सोना और दौलत तो कहानी का सिर्फ एक ही पहलू था। सातवाहनों के पास अपने साम्राज्य के अंदर भी तरक्की का एक बहुत ही मजबूत जरिया था। सातवाहन साम्राज्य का जो दिल था, वो दक्कन के सबसे उपजाऊ इलाकों में से एक में था। ये जमीन थी गोदावरी और कृष्णा नदियों के बीच की, जिसे हम दोआब कहते हैं। देखिए, उनके पास जमीन भी अच्छी थी और खेती के लिए औजार भी थे। लेकिन असली गेम चेंजर साबित हुई एक नई तकनीक जो उत्तर से आई थी, धान की रोपाई। इस तकनीक ने इस इलाके की खेती की पैदावार को कई गुना बढ़ा दिया। इतना अनाज पैदा होने लगा जिसकी पहले कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। तो अब सवाल ये उठता है कि भूगोल से मिले ये दो अलग अलग फायदे, एक जो समुद्र से आ रहा था और दूसरा जो जमीन से, ये दोनों मिलकर एक बड़ा साम्राज्य बनाने में कैसे कामयाब हुए? तो उनका फॉर्मूला बहुत साफ और बहुत ताकतवर था। एक तरफ मानसूनी हवाएं थीं जो विदेशी व्यापार से सोना और दौलत ला रही थीं, और दूसरी तरफ उपजाऊ दोआब और खेती की नई तकनीक थी, जिससे देश के अंदर इतना अनाज पैदा हो रहा था कि साम्राज्य में स्थिरता और खुशहाली थी। और यहीं हम कहानी के असल मुद्दे पर पहुंचते हैं। जेट स्ट्रीम और मानसून, ये दो अलग अलग हवाएं थीं जो दो बिल्कुल अलग कहानियां लिख रही थीं। एक कहानी उत्तर में खेती की तो दूसरी दक्षिण में व्यापार की। लेकिन इन दोनों कहानियों को लिखने वाली कलम एक ही थी, भूगोल की कलम।
तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर उस जमाने में हवाएं और नदियां साम्राज्य बना और बिगाड़ सकती थीं, तो आज वो कौन सी अदृश्य भौगोलिक ताकतें हैं जो हमारी आज की दुनिया को आकार दे रही हैं? सोचने वाली बात है ना।